सामवाली गुड मॉर्निंग सभी को। सबका स्वागत है सबके अपने अपनी क्लास में। कुछ बच्चे तो हमारे इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि 2 मिनट लेट नहीं हुआ कि तुरंत मैसेज, सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है क्या, इन्हीं नौटंकी में ही पूरा दिन बीत जाएगा क्या। आइए नौटंकी खत्म और आपकी टंकी चालू। आइए अपने अपने स्क्रीन पर आ जाइए। आज हम शेक्सपियर पर कुछ बातें करने वाले हैं, शेक्सपियर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर होंगे और आंसर्स भी आपकी स्क्रीन पर ही, और आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों स्क्रीन पर दिया होगा और दोनों में से आपको आंसर फाइनल करना है कि आपको 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस पर टिक करना है, आप किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे। क्लियर? तो 1 बाय 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। मुझे लगा मैं लेट हो गई, नहीं किसी को लगे ना, बिल्कुल कोई लेट नहीं है। और हमारी क्लास में वैसे भी कोई लेट नहीं होता है, लोग थोड़ा कम टाइम से आ पाते हैं, बस बी पॉजिटिव। चलिए शुरू करते हैं शेक्सपियर की क्लास में। पहला क्वेश्चन, शेक्सपियर क्लास में क्या मतलब, टीजीटी और पीजीटी दोनों के प्रश्न होंगे। और इस बार मैं पुराने प्रश्नों को ना ला करके नए प्रश्न लाया हूं, जिनको टीजीटी और पीजीटी में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए। आइए नंबर 1 क्वेश्चन पर आते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज अ सॉन्ग फ्रॉम द प्ले। किस प्ले से सॉन्ग लिया गया है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री। आपको आंसर्स लगाने हैं, आपको उत्तर देना है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री किस प्ले से सॉन्ग लिया गया है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, द टेम्पेस्ट, द 12th नाइट, एज लाइक इट एंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इनमें से किस प्ले से क्वेश्चन है, किस प्ले का ये सॉन्ग है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री। यू हैव टू पिक आउट द आंसर। जी चंद्रजीत यादव, पूजा, प्रदीप, प्रज्ञा, रीना, रंजना, अपर्णा, अरविंद, सभी का स्वागत है। प्रगति जी, ज्योतिराज, सबका स्वागत है। उत्तर बताइए फटाफट कि फ्रॉम विच प्ले द फॉलोइंग सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री हैज बीन टेकन। शेक्सपियर के किस प्ले से सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री लिया गया है? जी सबका उत्तर सही है, कीर्ति अग्रवाल को छोड़ करके। कीर्ति अग्रवाल जी ने इसका उत्तर लगा दिया है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम का उत्तर नहीं होगा, इसका मिडसमर नाइट्स ड्रीम से नहीं है। ये कहां से है? ये है एज यू लाइक इट से। एज यू लाइक इट से जी नहीं, बिल्कुल 12th नाइट इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर सी है, एज यू लाइक इट से ये सॉन्ग लिया गया है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। पीजीटी वालों के लिए यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री किसकी नावेल है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज अ नॉवेल बाय हुम। किसकी नावेल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री? आपको पीजीटी के लिए ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको लगे हाथ बता दूं कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री नावेल है टॉमस हार्डी की। क्लियर? चलिए जी अगले प्रश्न पर आते हैं। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर आपके नीचे कि हेड ट्रिक जो है, हेड ट्रिक एंड बेड ट्रिक सीन्स अकर इन। हेड ट्रिक और बेड ट्रिक सीन शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर करती है? हेड ट्रिक और बेड ट्रिक, 2 ट्रिक्स दिए यहां पर, एक ना एक तो आपको पता होगा जिससे आप उत्तर लगा पाओ। ऑप्शंस हैं आपके, मेजर फॉर मेजर, मैकबेथ, किंग लियर एंड ट्राइलस एंड क्रिसीडा। ये 4 ऑप्शंस हैं, मेजर फॉर मेजर, मैकबेथ, किंग लियर, ट्राइलस एंड क्रिसीडा। इन 4 में से बेड ट्रिक और हेड ट्रिक शेक्सपियर के किस प्ले में आकर करती है? क्लियर? उत्तर पता है सबको, लगभग लोग सही जवाब भी दे रहे हैं कि बेड ट्रिक और हेड ट्रिक में होता क्या है कि जो हीरोइन होती है इसाबेला, उसके साथ बेड ट्रिक की जाती है। शी वॉज एक्सचेंज्ड बाय समवन
और किसी और को उसके जगह पर भेज दिया जाता है, वन हु वाज द बिलवेड ऑफ ड्यूक। क्लियर, जो एंजेलो होता है उसके ही बिलवेड होती है, उसको भेज दिया जाता है, उसको बेड ट्रिक कहा जाता है। और क्लॉडियो जो कि इसाबेला का भाई है, उसके सिर की जगह किसी और का सिर ला करके दे दिया जाता है, उसको हेड ट्रिक कहा जाता है। तो बेड ट्रिक और हेड ट्रिक ये दोनों कहां पर आती हैं? ये दोनों शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर में आती हैं। और मेजर फॉर मेजर कैसा प्ले है? मेजर फॉर मेजर एक प्रॉब्लम प्ले है। मेजर फॉर मेजर एक प्रॉब्लम प्ले है विलियम शेक्सपियर का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कौन सा है? मैच द फॉलोइंग सीन्स विद देयर प्ले। सीन्स दी हैं कुछ प्लेस की और उनको मैच करना है गिवन ऑप्शंस में से कि ये सीन शेक्सपियर के किस प्ले में कौन सी सीन ऑकर करती है। स्टॉर्म सीन, ननरी सीन, बालकनी सीन और कास्केट सीन, ये 4 सीन्स हैं। और ये 4 सीन्स किस प्ले में होती हैं उनके बारे में आपको लगाना है उत्तर कि मैच करना है। स्टॉर्म सीन किस प्ले में आती है, ननरी किस प्ले में है, बालकनी सीन किस प्ले में है और कास्केट सीन किस प्ले में है। ऐसा तो नहीं कि जो भी ऑप्शन के सामने दिया है वो सारे सही हैं या कुछ डिफरेंस है, कुछ में करेक्शन होना है। स्टॉर्म सीन शेक्सपियर के 2 प्ले में आती है और शेक्सपियर का वो 2 प्ले कौन कौन सा है जिसमें स्टॉर्म सीन आती है। आई होप इस पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि कहां पर स्टॉर्म सीन आकर करती है, किस किस 2 प्ले में। एक तो स्टॉर्म सीन आती है द टेम्पेस्ट में और द टेम्पेस्ट ऑप्शन में नहीं दिया है। दूसरा स्टॉर्म सीन आती है किंग लियर में। किंग लियर में स्टॉर्म सीन आती है जब लियर वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द होम ऑफ गॉनरिल, तब उसके बाद एक स्टॉर्म सीन है। उसके बाद ननरी सीन आती है हैमलेट में। ननरी सीन हैमलेट में आती है जहां पर हैमलेट से जब शादी के लिए बोलती है ओफेलिया, तो हैमलेट कहता है मैं पागल थोड़े हूं जो शादी करूंगा, और बोलता है ओफेलिया से कि वो नन बन जाए और ननरी चली जाए। इसको ननरी सीन बोला जाता है। बालकनी सीन रोमियो एंड जूलियट की सीन है जहां पर जूलियट बालकनी में होती है और बालकनी से नीचे रोमियो को देखती है, उसको बालकनी सीन कहा जाता है। और कास्केट सीन किस में है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जहां पर पोर्शिया के यहां पर 3 कास्केट रखे हैं और उनमें से बेस्ट कास्केट को चूज करना है और जो बेस्ट कास्केट को चूज करेगा उससे पोर्शिया की शादी होगी और बेसियानो उसको चूज करता है। बेसियानो मैरिज पोर्शिया, इसको कास्केट सीन कहा जाता है। ननरी सीन हैमलेट, बालकनी सीन रोमियो एंड जूलियट, कास्केट सीन मर्चेंट ऑफ वेनिस, स्टॉर्म सीन द किंग लियर। ये इस प्रश्न का जवाब है। लगभग देखिए ये पीजीटी और टीजीटी के लिए 4 प्रश्न हैं, 4 क्वेश्चंस हैं ये, और हमने 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में ला करके कर दिया है। क्लियर, 4 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में ला करके हमने कर दिया है टाली करवा करके। क्लियर, कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। सर नो क्वेश्चन इज विजिबल टू मी, ब्लड। जागृति आप में क्वेश्चन विजिबल नहीं है, ब्लड है। हो सकता है कि कुछ नेट का प्रॉब्लम हो, नेट की इश्यूज हो, आप एक बार फिर से चेक करिएगा। मैं भी अपने में एक बार, जी नहीं हमारे में तो बिल्कुल क्लियर है। और हमने 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में ला करके कर दिया है। क्लियर, 4 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है हमारे में। देखिए बिल्कुल ब्लर नहीं है। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताइए। अगला में आधा क्वेश्चन पहले ही नीचे दिख रहा है और वो आधा क्वेश्चन क्या है? राइपनेस इज ऑल किस प्ले में आता है? राइपनेस इज ऑल मतलब राइपनेस का मतलब क्या है?
पक जाना ही सब कुछ है नहीं, कच्चा रहना भी बहुत कुछ होता है। सबसे पका कैरेक्टर कौन है जो बोल सकता है कि राइपनेस इज ऑल? और बिल्कुल ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है जो ये बताता है ना कि राइपनेस इज ऑल, वो सबसे इमेच्योर कैरेक्टर है। सबसे इमेच्योर कैरेक्टर जो है वो बताता है राइपनेस इज ऑल, और जो सबसे ढीला ढाला कैरेक्टर है वो बताता है रेडीनेस इज ऑल। तो रेडीनेस इज ऑल और राइपनेस इज ऑल दोनों जो है दो अलग अलग प्लेस के डायलॉग्स हैं जो बिल्कुल उल्टा चलने वाले हैं जी। राइपनेस इज ऑल किंग लियर का है, राइपनेस इज ऑल किंग लियर का है। और जो अगला प्रश्न हमने पूछा था रेडीनेस इज ऑल, वो हैमलेट का है। हैमलेट जो सबसे ढीला कैरेक्टर है वो दूसरे को बताता है कि रेडी रहना ही सब कुछ है, और किंग लियर जो सबसे इमेच्योर है वो कहता है कि मेच्योरिटी ही सब कुछ है, राइपनेस इज ऑल। क्लियर? तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों में, और इन दोनों का उत्तर यही है, राइपनेस इज ऑल मैकबेथ किंग्स में आता है, किंग लियर में, और रेडीनेस इज ऑल आता है हैमलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, which of the following plays deal with sexual jealousy? सेक्सुअल जेलसी से कौन सा प्ले डील करता है? ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर, मच आडो अबाउट नथिंग, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर एंड ओथेलो। दीज आर द फोर ऑप्शंस, मच आडो अबाउट नथिंग, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर एंड ओथेलो। इसमें से सेक्सुअल जेलसी का प्ले कौन सा है? और ये पुराना पेपर जो है नेट का क्वेश्चन है, ये नेट में ये क्वेश्चन आया था। शेक्सपियर के दो प्लेस हैं जो सेक्सुअल जेलसी पर हैं, एक यहां पर पूछ लिया गया है और वो प्ले है ओथेलो। और सेक्सुअल जेलसी यहां पर है किस किस में? पहली इयागो और ओथेलो की, दोनों की रिलेशनशिप ये शो करती है कि दे वर इन रिलेशनशिप, इयागो एंड ओथेलो। कैसे? इयागो वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ओथेलोज मैरिज दो ही शोड हिज इंटरेस्ट। जब ओथेलो इयागो को ये लगता है कि ओथेलो ने शादी कर लिया है और नाउ ओथेलो विल बी लिविंग विद ओफिलिया, देन ही फील्स डिटैच्ड, और इस डिटैचमेंट को खत्म कर लिए के लिए ही वांट्स टू एलिमिनेट ओफिलिया। नंबर एक, रोडरिगो वाज इंटरेस्टेड इन डेस्डिमोना, राइट? डेस्डिमोना से शादी करता है। रोडरिगो वाज इंटरेस्टेड इन डेस्डिमोना एंड फॉर दिस पैक्ट ही यूज्ड टू गिव ब्राइब टू इयागो। कैसियो के साथ भी यही चार्ज इयागो लगाता है कि डेस्डिमोना एंड कैसियो वर इन बेड व्हेन कैसियो वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉब। तो ये सारी चीजें जो है ये सेक्सुअल जेलसी की तरफ लेकर के जाती हैं, और ओथेलो जो है सेक्सुअल जेलसी का ही प्ले है जी। दीपक कुमार खरवार जी, किंग लियर इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब है ओथेलो। ऑलराइट, कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। जी नेहा, बिल्कुल डेस्डिमोना है, वो मिस्टेकनली ओफेलिया हो गया था क्योंकि पिछला प्ले ओफेलिया का ही था। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, सर प्लीज क्लेरिफाई एज पर माय नॉलेज मच आडो अबाउट नथिंग आल्सो डील्स विद सेक्सुअल जेलसी। अच्छा ऐसा है दीक्षा शर्मा जी, मुझे तो ऐसा पता नहीं क्यों नहीं लगा, हो सकता है आप भी सही हो सकती हैं, ये लिटरेचर है, यहाँ कोई गलत नहीं होता। ऑन सीइंग हुम डज मिरांडा एक्सक्लेम, किसको देख करके मिरांडा कहती है ओ फादर श्योरली दैट इज स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। मिरांडा द टेम्पेस्ट की हीरोइन है और पूरे प्ले में उसने अपने फादर के अलावा किसी आदमी को नहीं देखा है,
और मिरांडा का फादर है प्रॉस्पेरो। और जब उसने कभी किसी को देखा ही नहीं, तो जब वो आदमी को देखती है तो उसको लगता है कि आदमी आदमी नहीं, ये तो स्पिरिट है, ये तो कोई ऊपर से भेजा हुआ है, एलियन नहीं है। और जब फर्डिनेंड पहली बार पहुंचता है इन द कॉटेज ऑफ प्रॉस्पेरो एंड जो है मिरांडा, तो मिरांडा वॉज सरप्राइज टू सी अ ह्यूमन बीइंग, और उस ह्यूमन बीइंग को कहती है, ओ फादर, श्योरली दैट इज अ स्पिरिट, निश्चित रूप से ये स्पिरिट है। और एक्चुअल हुआ ये है कि अभी तक उसने जिसको देखा है दे वर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। एरियल वॉज ए स्पिरिट एंड कैलिवान वॉज अ सेमी मैन, राइट, वो कंप्लीट मैन ही उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसलिए भी जो एक रीजन है कि मिरांडा नेवर केम अक्रॉस अ मैन, किसी के संपर्क में वो कभी आई ही नहीं है। जी बिल्कुल, सभी का उत्तर सही है। नहीं, सी और डी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए, इसका उत्तर डायरेक्ट है फर्डिनेंड। ऑलराइट, स्वाति कश्यप जी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉलोइंग प्लेस जो दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। एक सीक्वेंस आपको लगाना है शेक्सपियर के इन प्लेस का। 4 जो प्लेस दिए हैं, मच आडू अबाउट नथिंग, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, और इनमें से आपको उत्तर लगाना है कि कौन सा सीक्वेंस इसमें करेक्ट है जिसमें शेक्सपियर के प्लेस इस सीक्वेंस में पब्लिश हुए थे। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, मच आडू अबाउट नथिंग। बी में हैमलेट, मच आडू अबाउट नथिंग, किंग लियर और मैकबेथ। सी में किंग लियर, मैकबेथ, मच आडू अबाउट नथिंग, और डी में मच आडू अबाउट नथिंग, हैमलेट, किंग लियर एंड मैकबेथ। जी विशाखा, मेरा क्वेश्चन बताइए, आपका कौन सा क्वेश्चन है। आज तो मुझे लग रहा था मैं ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और अगर आप विशाखा जी भी क्वेश्चन लाई हैं तो लाइए, आपका भी स्वागत है। उत्तर इसका पहले बता दीजिए। लगभग लोगों ने इसका उत्तर डी लगाया है, और हो भी सकता है कि डी उत्तर हो सकता है कि नहीं। पहले मच आडू अबाउट नथिंग, पहले सबका सीरियल जान लेते कौन कौन कब पब्लिश हुआ था। जब आप 4 ट्रेजेडीज की बात करते हो शेक्सपियर की, तो उसमें 1599 में हैमलेट आई थी, उसके बाद ओथेलो आई 1603 या 4 में, और उसी ईयर 1604 में ही किंग लियर आई थी, और 1606 में मैकबेथ आई थी। ये उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। इनमें आप उत्तर लगा लोगे। एक जो मामला फंस रहा होगा वो मच आडू अबाउट नथिंग का, कि मच आडू अबाउट नथिंग कब आई थी। क्या वो हैमलेट से पहले आई थी, कि क्या वो किंग लियर के बाद आई थी, क्या वो मैकबेथ के बाद आई थी। मच आडू अबाउट नथिंग का ही एक क्वेश्चन फंस रहा है। फिर भी ऑलमोस्ट बच्चों ने सही उत्तर दिया है। इसका उत्तर आरती शुक्ला बी नहीं है, इसका उत्तर है डी। 1597 में मच आडू अबाउट नथिंग आई थी। 1597 में मच आडू अबाउट नथिंग, 1599 में हैमलेट, 1602 में 03 में जो है ओथेलो, 1604 में किंग लियर और 1606 में आई थी मैकबेथ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डी फॉर दिल्ली। क्लियर, दिल्ली वालों का ही उसका उत्तर डी सही है। जी साजिया सरफराज जी थोड़ा सा गलत हो गए, और साधना संजीवी जी, रश्मि राजपूत, अब डेट लिखने का क्या फायदा है, डेट तो मैंने आपको बता ही दिया है। राइट, चलिए अगले प्रश्न पर आइए शेक्सपियर के।
अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन अ सीक्वेंस इन विच all Shakespearean tragedies are structured. Use the code given below. यहां पर शेक्सपियर के जो ट्रेजेडी का डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब ट्रेजेडी का डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे एक्ट 1 जो होता है वो बताता है कि प्रॉब्लम क्या है, और एक्ट 1 को जब प्रॉब्लम क्या है तब उसको एक्सपोजिशन कहा जाता है, जहां पर प्रॉब्लम एक्सपोज होती है। आप हैमलेट को याद करिए, हैमलेट की स्टार्टिंग में ही घोस्ट आता है और घोस्ट बताता है कि ही वॉज मर्डर्ड बाय क्लॉडियस एंड हिज सन हैमलेट इज टू टेक रिवेंज। तो प्रॉब्लम क्या है कि ही हैज बीन मर्डर्ड, वहीं पर एक्सपोज कर दिया जाता है इशू को कि प्ले चलना किस पर है। आप मैकबेथ को याद करिए, शुरू में ही 3 विचेस आ जाती हैं, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, और वो सेट कर देती है पूरा प्लॉट, प्रिडिक्शन करके, प्रोफेसी करके ये बता करके जाती हैं मैकबेथ को कि दाउ शैल बी द किंग, और बैंको को दाउ से देयर सन्स विल बी द किंग। क्लियर? तो ये प्रोफेसी, और फिर वही एम्बिशन होता है मैकबेथ का, और पूरी ट्रेजेडी उसी एम्बिशन के अराउंड ही घटती जाती है, वहां हो जाती है। ओथेलो को आप याद करिए, पहले ही सीन में इयागो और रोडरिगो आता है और मेन मुद्दा है डेस्डिमोना, उसी की बात ही शुरू होती है शादी की और मैरिज की, और अंत में वो डेस्डिमोना पर ही जाकर के पूरा प्ले खत्म होता है। किंग लियर पे आप देखिए, इन द वेरी फर्स्ट सीन हमें यह पता चलता है कि द किंग हैज डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 3 पार्ट्स एंड ही वांट्स टू गिव द इक्वल पार्ट्स टू हिज ईच डॉटर, और वही पूरा प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी ट्रेजेडी का कारण बन जाता है। तो जो पहला पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कंपोजिशन कहा जाता है, और जो एक्ट 1 होता है वो कंपोजिशन का होता है। क्लियर? एक्ट 1 कंपोजिशन का होता है, और फिर एक्ट 2 में कंपोजिशन ही थोड़ा सा और आगे विस्तारित किया जाता है, उसको और आगे प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? एक्ट 2 में ये होता है। एक्ट 3 में देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं एक चार्ट भेज रहा हूं, आप उस चार्ट को ढंग से देखिए। एक ट्रायंगल टाइप का चीज बना हुआ है ऐसे ही, ये यहां से राइजिंग एक्शन शुरू होता है और यहां से फॉलिंग एक्शन शुरू होता है। राइज करके यहां तक जाएगा और फिर जो है यहां फॉल करके आएगा। तो पहला एक्शन हो गया एक्सपोजिशन का, दूसरे पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में ओफिलिया भी मर जाती है, उसी कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में पोलानियस भी मारा जाता है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में प्ले विद इन प्ले भी होता है। और फिर जो है तीसरा एक्ट जो होता है खास करके वो क्लाइमेक्स का होता है। थर्ड एक्ट में क्लाइमेक्स होता है, और फोर्थ पर जब प्ले वापस लौटना शुरू होता है तो फोर्थ में फॉलिंग एक्शन शुरू होता है। राइट? फॉलिंग एक्शन शुरू होता है, और ट्रेजेडी जब एंड होती है किस चीज पर, ट्रेजेडी एंड होती है डेनुमा पर। राइट? ट्रेजेडी एंड होती है डेनुमा पर। डेनुमा एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है द फाइनल सेटलमेंट, और शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो है हमेशा फाइनल सेटलमेंट पर एंड होती है। राइट? फाइनल सेटलमेंट पर शेक्सपियर की ट्रेजेडी एंड होती है। क्लियर? तो अब बिल्कुल क्लियर दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसका पीडीएफ भी मैं आपको भिजवा दूंगा। वैसे ये आपको पहले भी मिल चुका है, आप इसको जूम भी कर नहीं सकते, ये आपको जो मैंने नोट्स दिया था शेक्सपियर का उसमें बिल्कुल दिया हुआ है। तो पहले क्या आएगा, पहले एक्सपोजिशन आएगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगी, और कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट के बाद आएगा क्लाइमेक्स, और उसके बाद आएगा डेनुमा। तो एक्सपोजिशन नंबर 3 पर इसके साथ ए और बी में 3 पहले दिया है, फिर आएगा कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। राइट? एक्सपोजिशन, कॉन्फ्लिक्ट, और फिर क्लाइमेक्स, और फिर डेनुमा।
जी, मैंने इसको क्लास में बताया है, रीता मिश्रा जी, अपर्णा पांडे, एकता, सब क्लास में बताया है और ये आपके नोट्स में भी मिलेगा। और इसको फ्रेटेक्स पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है इसको फ्रेटेक्स पिरामिड कहा जाता है। गुस्टाव फ्रेटाग एक जर्मन क्रिटिक थे और उन्होंने ही शेक्सपियर के प्लेस को एनालाइज कर दिया था। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन इस पर नहीं है ना? चलिए अगला प्रश्न शेक्सपियर के नाम पर द सिंपलेस्ट है और इसका जवाब मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। जी पाकीजा, शेक्सपियर के सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। ए बी बी सी सी डी डी उत्तर लगाइए। शेक्सपियर की राइम स्कीम क्या होती है? 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट होता है शेक्सपियर के सोनेट में। 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट होता है और उस 3 क्वार्टेन में ए बी सी डी ई एफ और जी ये शेक्सपियर का सोनेट स्कीम है। ए बी सी डी ई एफ और जी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन एसे बाय। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ किसका एसे है? ये प्रश्न आपका है। ऑप्शंस दिए हैं जी विल्सन नाइट, ऑप्शन 2 में दिया है ए सी ब्रैडली, ऑप्शन 3 में दिया है थॉमस डी क्विंसी और ऑप्शन डी में दिया है एफ आर लेविस। राइट, ये 4 ऑप्शंस हैं किसने ये ऐसे लिखा है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। जी, अब ये 4 के चारों क्रिटिक्स हैं, एसेइस्ट्स हैं और चारों ने शेक्सपियर पर कुछ ना कुछ लिखा है, चारों ने शेक्सपियर पर काम किया है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ को पोर्टर सीन कहा जाता है और उस पोर्टर सीन पर ऐसे लिखा है थॉमस डी क्विंसी ने। थॉमस डी क्विंसी एक रोमांटिक एसेइस्ट थे और रोमांटिक एसेइस्ट की अगर आप बात करो, चाहे वो चार्ल्स लैम हो, चाहे वो विलियम हैजलिट हो, चाहे वो डी क्विंसी हो और चाहे वो कॉलरिज हो, सबने शेक्सपियर पर थोड़ा थोड़ा लिखा है और उसी शेक्सपियर की राइटिंग में ये भी है। एसी ब्रैडली इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है थॉमस डी क्विंसी। क्लियर? और ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, मैकबेथ के पोर्टर सीन पर लिखा हुआ ऐसे है। क्लियर? नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि ऑन हुज रिक्वेस्ट चार्ल्स एंड मैरी पैराफ्रेज्ड शेक्सपियर्स प्लेज। चार्ल्स और मैरी ने किसके कहने पर शेक्सपियर के प्लेज की पैराफ्रेजिंग किया था और उसकी टाइटल दी थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। किसके कहने पर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पर काम किया था चार्ल्स और मैरी ने? यस, यू आर ऑलवेज राइट विशाखा। मीनाक्षी गहलोत जी, कंफ्यूजिंग तो थोड़ा सा होगा ही और तभी तो एग्ज़ाम के लायक होगा पेपर। अगर सब कुछ इतना सिंपल हो जाए तब तो नहीं सही रहेगा ना। देखिए इसका जवाब सबका सही है शिवानी का छोड़ करके। विलियम गॉडविन एक जुवेनाइल लाइब्रेरी के
लाइब्रेरियन थे। विलियम गॉडविन का पूरा घर ही राइटर या क्रिटिक था। इनकी वाइफ थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट में अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन लिखा था 1792 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट है। इनकी बेटी का नाम था मैरी गॉडविन, जो बाद में पीबी शैली से शादी करके मैरी शैली बन गई थी। और मैरी शैली अपने गोथिक नावल फ्रैंकेस्टीन के लिए जानी जाती हैं। शैली तो शैली ही थे, आप उनके बारे में जानते ही हो। विलियम गॉडविन खुद रेडिकल फिलोसोफर थे, और विलियम गॉडविन नॉवलिस्ट भी थे, और इनकी नावल का भी आपने एक नाम सुन रखा होगा, उसका नाम था कैलेब विलियम्स। जब ये जुवेनाइल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने, इनके साथ इनकी वाइफ भी थी, जिससे उन्होंने बाद में शादी किया। दोनों ने चार्ल्स से रिक्वेस्ट किया कि शेक्सपियर के प्लेस अब तो परफॉर्म नहीं होते, उनको कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि आम जन को भी समझ आए, लोग उसको पढ़ सकें। और इनके कहने पर चार्ल्स ने वो प्रोजेक्ट लिया, और चार्ल्स ने उस प्रोजेक्ट पर अपनी सिस्टर के साथ मिलकर के काम किया, और दोनों भाई बहन ने 20 प्लेज शेक्सपियर के पैराफ्रेज की। चार्ल्स ने खुद शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को चुना, और उन्होंने शेक्सपियर के 6 ट्रेजेडीज को पैराफ्रेज किया। मैरी ने शेक्सपियर की कॉमेडीज को चुना, और मैरी ने शेक्सपियर के 14 कॉमेडीज का पैराफ्रेज किया। टोटल 20 कॉमेडीज और ट्रेजेडी मिलाकर के उन्होंने जो है पैराफ्रेजिंग करी 20 की, और उसको टाइटल दिया टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तनु जी बिल्कुल शो हो रहे हैं आपके कमेंट्स, और आपका जवाब भी सब सही हो रहा है। प्रियंका यादव, यू आर योर सेल्फ विजिबल, नॉट ओनली योर आंसर्स, यू आर विजिबल इन माई माइंड्स आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए किस फील्ड से आता है। हु रोट द फैमिली शेक्सपियर? शेक्सपियर के परिवार या पारिवारिक शेक्सपियर किसने लिखा था? और पारिवारिक शेक्सपियर फिर एक भाई बहन की जोड़ी ने लिखा है। जैसे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर भाई बहन ने मिलकर के लिखा, वैसे द फैमिली शेक्सपियर भी दोनों ने मिलकर के लिखा है। अब वो दो भाई बहन कौन है, उनको आप देखिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर भाई बहन दिए हैं। ऑप्शन ए और बी में तो भाई बहन नहीं दिया है, अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन दिया है। ऑप्शन बी में सी में थॉमस बाउल्जर एंड हेनरीटा दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में चार्ल्स और मैरी दिया हुआ है। तो चार्ल्स और मैरी ने तो फैमिली शेक्सपियर पर ना काम करके टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर कर काम किया था। थॉमस बाउल्जर और हेनरीटा ने शेक्सपियर के प्लेस पर काम किया, और इन्होंने शेक्सपियर के प्लेस से उन सीन्स को हटा दिया, उन वर्ड्स को हटा दिया जो अब्यूसिव थे, जो फैमिली के साथ बैठ कर के पढ़े नहीं जा सकते थे। उस वर्ड को उन्होंने वहाँ से डिलीट कर दिया, उसको कट कर दिया, उसको हटा दिया। और इसी से बाउडलर से एक लिटरेरी टर्म भी बना है जिसको बाउडलराइज कहा जाता है। बाउडलराइज का मतलब ही होता है टू एडिट, टू प्रून। सो थॉमस बाउडलर ने क्या किया, थॉमस बाउडलर बाउडलराइज्ड शेक्सपियर्स प्लेस और उनको पब्लिश करवाया द फैमिली शेक्सपियर के नाम से। क्लियर है? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आता हो तो बताइए। जी बताइए अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर हम अगले प्रश्न की तरफ प्रोसीड करें। जी सोनिका बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक कैरेक्टर है डॉगबेरी। डॉगबेरी किस प्ले में आता है शेक्सपियर के?
डॉगबेरी शेक्सपियर के मच आडू अबाउट नथिंग, मेजर फॉर मेजर, द टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा और लव्स लवर्स लास्ट, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। मच आडू अबाउट नथिंग, मेजर फॉर मेजर, द टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा एंड लव्स लवर्स लास्ट, इनमें से किस में अपीयर करता है डॉगबेरी? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रीवियस ईयर की पीडीएफ आपको मिलेगी भी नहीं, 1000 किताबें मार्केट में अवेलेबल है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिया है। आप उसमें से जाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। डॉगबेरी अपीयर करता है शेक्सपियर के प्ले। अधिकतर लोगों ने सही जवाब दे दिया है। अनमोल सिंह जी का जवाब गलत है। प्रियंका यादव जी का भी जवाब गलत है। नो इरफान, आई एम नॉट एंग्री विद यू एट ऑल, जस्ट आई सॉ योर फर्स्ट कमेंट। इसका ऑप्शन है मच आडू अबाउट नथिंग। मच आडू अबाउट नथिंग का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, पता है क्या? ऊंची दुकान फीके पकवान। आडू ज्यादा, आडू माने आडंबर, आडंबर ज्यादा, और किसके लिए? अबाउट नथिंग, कुछ ना के लिए। यहीं पर डॉगबेरी कैरेक्टर अपीयर करता है। डॉगबेरी से एक कंसेप्ट भी चला है जिसका नाम है डॉगबेरिज्म। और डॉगबेरिज्म एक और कंसेप्ट आया था, एक प्ले आया था द राइवल्स शेरिडन का, और उसमें उन्होंने एक और कंसेप्ट डेवलप किया था, एक कैरेक्टर डेवलप किया था, नाम था मालाप्रॉप। मालाप्रॉपिज्म और डॉगबेरिज्म दोनों सेम होता है। मालाप्रॉपिज्म और डॉगबेरिज्म दोनों सेम होता है, और दोनों का मतलब ये होता है द यूज ऑफ मिस अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कन्वे समथिंग। किसी चीज को कुछ के बदले कुछ और कह देना। जैसे एक टीवी पे सीरियल आता है, भाभी जी घर पे हैं, और उसमें एक भाभी जी आती हैं, अंगूरी भाभी, और वर्ड्स को गलत बोल देती हैं, और फिर जब उनको विभूति जी सही करते हैं तब कहती हैं सही पकड़े हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसी को डॉगबेरिज्म कहा जाता है, कि किसी और के जगह पर किसी और वर्ड्स का प्रयोग कर देना फन क्रिएट करने के लिए, इसको डॉगबेरिज्म कहा जाता है। क्लियर? अ ग्रेट फस अबाउट नथिंग, ये डॉगबेरिज्म है, और इसीलिए डॉगबेरी कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट था, ये मच आडू अबाउट नथिंग में है। प्रियंका गुप्ता जी ने पूछा है, सर आप जितना क्वेश्चन दे रहे हैं वही सफिशिएंट है? प्रियंका गुप्ता जी, मैंने जो पहले दे रखा है वही सफिशिएंट है, और ये सारे क्वेश्चंस उसी में से आए हैं। आज फर्स्ट डे नहीं है। जो वीडियोस आपने देखी अभी तक शेक्सपियर की, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको उस वीडियो में ना मिला हो। हाँ, ये अलग बात है कि क्वेश्चन फॉर्म में नहीं मिला था, वो स्टोरी के फॉर्म में मिला है। आज उसको क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया है ताकि आपको एग्जाम के समय के लिए अब चीजें बिल्कुल याद रहें, अब बिल्कुल वो प्रिपेयर्ड रहें आप उनके लिए। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। जी ब्यूटी सिंह जी, आप सीरियल देखते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं सीरियल कभी नहीं देखता, लेकिन कुछ छूटता भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब जानता भी हूँ। कुछ पेपर में पढ़ लेता हूँ, कुछ न्यूज़ में पढ़ लेता हूँ, कुछ हमारी बिटिया देखती है वो बता देती है। तो सब जगह से हमारे संस्कृत में एक श्लोक है कि ज्ञान जहाँ से आए वहाँ से ले लेना चाहिए, राइट? अपना दिमाग हमेशा खुला रखिए और जहाँ से जो मिले वहाँ से ले लीजिए। तो मैंने वहाँ से लिया था और आपको बता दिया आज उल्टा, और आपको भी भाभी जी याद आ गई, अंगूरी भाभी, और आपका उत्तर भी क्लियर हो गया। सर डाउट्स आर बीइंग फ्लोन आफ्टर योर रिविजन। जी डेफिनेटली अमरेश वर्मा जी, डाउट्स विल फ्लाई, राइट, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग हार्ड। यू हैव ओनली 15 डेज लेफ्ट आई होप, और 15 में से भी आज एक कम हो गया है।
Really, you have deep knowledge of English. Totally amazing. Thank you so much. Next question is on your screen. The merry vibes of, I think your daughter is intelligent like you are. She is more intelligent than I. She is far ahead. मैं तो बहुत पीछे हूँ उसके. The merry vibes of Windsor was written on the request of. किसके रिक्वेस्ट पर शेक्सपियर ने मेरी वाइब्स ऑफ विंडसर लिखा था? एक कैरेक्टर का नाम सुना होगा फाल्स्टफ, और फाल्स्टफ शेक्सपियर का सबसे कॉमिक कैरेक्टर है, राइट? और मेरी क्वीन एलिजाबेथ को फाल्स्टफ बहुत पसंद था, और फाल्स्टफ के लिए एलिजाबेथ ने रिक्वेस्ट किया था, किससे रिक्वेस्ट किया था? मिस्टर शेक्सपियर से, कि एक ऐसा प्ले लिखिए जिसमें आप कॉमिक कैरेक्टर के रूप में फाल्स्टफ को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। और फाल्स्टफ को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कॉमिक कैरेक्टर के रूप में, कहां पर? अपने प्ले मेरी वाइब्स ऑफ विंडसर में। इसलिए सबका उत्तर इस पर सही है। चलिए अनमोल जी, अरे आप भी करो डेली प्रैक्टिस, मेरा पेपर थोड़ा ही ना है। शेक्सपियर इन लव वॉज रिटन बाय, शेक्सपियर भी लव करते थे, ऐसा एक मूवी है, और उस मूवी का डायलॉग किसने लिखा था? उत्तर बता दीजिए। टॉम स्टॉपर्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, बेन जॉनसन कि जॉन फ्लेचर? हु रोट शेक्सपियर इन लव? टॉम स्टॉपर्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, बेन जॉनसन कि जॉन फ्लेचर? अब अगर आप थोड़ा सा भी रीजनिंग लगाएंगे तो आप उत्तर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ शुरू में ही बता दिया है। जी प्रगति राज जी, बिल्कुल सही उत्तर है। जी सबका जवाब सही है अभी तक, एक को छोड़ करके। और इसका जवाब क्या है? टॉम स्टॉपर्ड। टॉम स्टॉपर्ड ने इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी। टॉम स्टॉपर्ड एक ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने शेक्सपियर इन लव मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी, और इसका जवाब यहाँ पर ए है, टॉम स्टॉपर्ड है। क्लियर? कुछ लोगों का जवाब गलत, कुछ लोगों का जवाब सही, और कुछ सही गलत होते ही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जूडिथ शेक्सपियर वॉज क्रिएटेड बाय। जूडिथ शेक्सपियर को किसने क्रिएट किया था? जूडिथ शेक्सपियर वॉज क्रिएटेड बाय विलियम शेक्सपियर ने, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, वर्जीनिया वुल्फ ने, या फिर चार्ल्स लैम ने? किसने क्रिएट किया था इस कैरेक्टर को जिसका नाम था शेक्सपियर इन लव? शेक्सपियर इन लव वॉज क्रिएटेड, जूडिथ शेक्सपियर, द कैरेक्टर वॉज क्रिएटेड बाय, राइट योर आंसर्स, विलियम शेक्सपियर, सैमुअल टेलर कॉलरिज, वर्जीनिया वुल्फ और चार्ल्स लैम। वाह, लगभग सही और 10% गलत। वर्जीनिया वुल्फ इसका जवाब है। वर्जीनिया वुल्फ ने कुछ लेक्चर्स दिए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस में, और उस लेक्चर्स को बाद में पब्लिश कराया गया एक बुक फॉर्म में, एक एक्सटेंडेड एसे था वो, और उसका नाम था क्या? अ रूम ऑफ वंस ओन। अ रूम ऑफ वंस ओन में वर्जीनिया वुल्फ ने ये वकालत की कि इफ अ वुमन वांट्स टू बी अ राइटर देन शी मस्ट हैव हर ओन रूम। हर ओन रूम का मतलब है कि शी मस्ट हैव प्राइवेसी। अगर उसका अपना रूम होगा तो ही वो कुछ कर पाएगी। दूसरा उसने ये कहा कि रूम के अलावा शी मस्ट हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम भी उसको होनी चाहिए। और उसी ऐसे में
शी क्रिएटेड एन इमेजिनरी सिस्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। और ये कहा had William Shakespeare had a sister named Judith Shakespeare, she would not have prospered as much as Shakespeare prospered। ऐसा क्यों? Because she would have been a girl, और गर्ल अगर होती हो तो the people of the society would not have provided her the same opportunity that they provided टू शेक्सपियर, जो उन्होंने शेक्सपियर को प्रोवाइड किया। इसलिए वो फेल्ड ड्रामेटिस्ट होती, वो शेक्सपियर की तरह सक्सेसफुल ना होती। और इसकी बात जूडिथ शेक्सपियर की किसने किया? वर्जीनिया वुल्फ ने किया। इसलिए इसका उत्तर जो है वो है सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिएगा। शेक्सपियर का या कल शेक्सपियर के प्लेस रेस्टोरेशन टाइम पर खूब ज्यादा रीराइट किए गए थे। शेक्सपियर के कई प्लेस रीराइट किए गए, उनकी एंडिंग चेंज की गई, उनको एक्सटेंड किया गया, ट्रेजेडी को कॉमेडी बनाया गया। ये सब काम शेक्सपियर के प्लेस के साथ हुआ, छेड़छाड़ हुआ। और एक्चुअली जो रेस्टोरेशन पीरियड के लोग थे उनको शेक्सपियर रास नहीं आते थे। उनके हिसाब से शेक्सपियर ओल्डर एज का पोएट हो गया था। खासकर एक डायरिस्ट थे, रेस्टोरेशन पीरियड के फर्स्ट डिकेड को उन्होंने कवर किया है और उन्होंने ही लिखा है कि शेक्सपियर आउटडेटेड हो गए थे और उनके प्लेस में कुछ प्लेस को उन्होंने सिली प्लेस भी कहा है। डायरिस्ट का नाम क्या है? डायरिस्ट का नाम आपको बेहतर पता होगा, सैमुअल पेपीज नाम है उनका। सैमुअल पेपीज के साथ एक और डायरिस्ट थे, उन पर इतना ज्यादा तो नहीं है, बट सैमुअल पेपीज ने ही शेक्सपियर के प्लेस को देखते थे, परफॉर्म होते और उन्हीं पर कमेंट्स भी करते थे। शेक्सपियर के प्लेस को, एक प्ले था शेक्सपियर का एंटनी एंड क्लेओपाट्रा। एंटनी एंड क्लेओपाट्रा को रीराइट किया था जॉन ड्राइडन ने। किस टाइटल से? टाइटल थी जॉन ड्राइडन के प्ले की ऑल फॉर लव। उसके बाद जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर के एक इलेजिटिमेट सन के साथ, जिसका नाम था विलियम डेवनेंट, द टेम्पेस्ट को रीराइट किया। और नॉट ओनली दे रीरोट द टेम्पेस्ट बट ऑल्सो दे एक्सटेंडेड द प्ले, दे इनकॉर्पोरेटेड अ सर्टेन न्यू कैरेक्टर्स एज वेल। और द प्ले का नाम रख दिया द टेम्पेस्ट or the enchanted island, the tempest or the enchanted island, and it was the adaptation of Shakespeare's The Tempest by William Davenant and John Dryden। So the correct answer is C, both A and B। Clear? कोई confusion, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। और इसी दौरान शेक्सपियर का एक और प्ले जिसका नाम था किंग लियर, उसको रीराइट किया गया और किंग लियर को रीराइट करके ट्रेजेडी से कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई। और ये कोशिश करने वाले भाई साहब जो थे उनका नाम था नाहम टेट। शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट को भी दोबारा लिखा गया और ये प्रश्न आप पर है, आप सर्च करिएगा कि रोमियो एंड जूलियट को रीरोट किसने किया था। हम अगले प्रश्न पर आते हैं और वो प्रश्न है प्रीफेस टू शेक्सपियर कब पब्लिश हुआ था? प्रीफेस टू शेक्सपियर कब पब्लिश हुआ था? किसने पब्लिश किया था ये भी जान लीजिए, लगे हाथ। प्रीफेस टू शेक्सपियर पब्लिश किया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जिनको लिटरेरी डिक्टेटर कहा जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिनको लिटरेरी डिक्टेटर कहा जाता है, उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को एडिट किया और शेक्सपियर का एक उस प्लेस का एक प्रीफेस लिखा जिसमें ही नॉट ओनली डिफेंडेड विलियम शेक्सपियर्स plays and his techniques, but he also attacked William Shakespeare on some grounds, right? कुछ पर अटैक भी किया, कुछ पर डिफेंड भी किया था। और ये पब्लिश हुआ था कब? ये प्रीफेस टू शेक्सपियर पब्लिश हुआ था 1764 में। 1764 में पब्लिश हुआ था प्रीफेस टू शेक्सपियर।
क्लियर। 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी पब्लिश हुई थी। 1966 का कोई मतलब ही नहीं है। 1725 में एक और वर्जन शेक्सपियर का आया था और उसका नाम था, उसको जो है मिस्टर अलेक्जेंडर पोप ने एडिट किया था। क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर का पहला बायोग्राफर कौन था? उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शंस दिए हैं विलियम ज़ागार्ड, हेमिंज एंड कॉन्डेल, बेन जॉनसन और निकोलस रो। निकोलस रो, बेन जॉनसन, हेमिंज एंड कॉन्डेल और विलियम ज़ागार्ड, इनमें से कौन सा वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले शेक्सपियर की बायोग्राफी लिखा था? बताइए आंसर। शेक्सपियर की बायोग्राफी सबसे पहले लिखा था निकोलस रो ने। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए पोयम जरूर लिखी थी, इन अप्रिसिएशन ऑफ शेक्सपियर, और उसी में बोला था आई लव शेक्सपियर। अगला जो ऑप्शन विलियम ज़ागार्ड का दिया है, विलियम ज़ागार्ड ने शेक्सपियर का क्वार्टो वर्जन पब्लिश किया था फोलियो वर्जन आने से पहले, और विलियम ज़ागार्ड ने शेक्सपियर को क्रेडिट देते हुए एक वॉल्यूम भी पब्लिश किया था। आपको याद होगा उसमें कुछ सॉनेट्स शेक्सपियर के थे, नाम था उसका द पैशनेट पिलग्रिम। और जो अगला ऑप्शन दिया है हेमिंज एंड कॉन्डेल, हेमिंज और कॉन्डेल ने मिलकर के शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश कराया 1623 में, जिसमें टोटल 36 प्लेस थे आउट ऑफ 37, और एक प्ले जो मिसिंग था, उस मिसिंग प्ले का नाम था पेरिक्लीज और द प्रिंस ऑफ टायर। क्लियर। तो उसके अलावा ये सारे ऑप्शंस आप एनालाइज कर लिए। सबसे पहले जो बायोग्राफी शेक्सपियर की थी उसकी क्रेडिट निकोलस रो को है, और जो 1709 में पब्लिश हुई थी, 1709 में आई थी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शेक्सपियर रीस्टोर्ड किसने लिखा था? हु रीस्टोर्ड विलियम शेक्सपियर? किसने विलियम शेक्सपियर को रीस्टोर किया और कहां से रीस्टोर किया था? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर पोप, लुइस थियोबाल्ड, चार्ल्स लैम्ब एंड थॉमस डी क्विंसी। राइट, लुइस थियोबाल्ड, अलेक्जेंडर पोप, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डी क्विंसी, इनमें से किसने शेक्सपियर को रीस्टोर्ड किया? लिखा एक वर्क, नाम था शेक्सपियर रीस्टोर्ड। उत्तर फटाफट लगाते जाइए। नेहा सिंह का जवाब गलत हो गया है, सविता पूजा का जवाब सही है, संध्या का जवाब गलत हो गया है, तन्नू का जवाब सही है, अंशु का जवाब गलत हो गया है, इरफान का जवाब सही है, मोहिनी वैश्य का जवाब गलत हो गया है, साक्षी का जवाब सही है, सुजाता का जवाब गलत हो गया है, अमरेश का जवाब सही है, फूलजहां का जवाब गलत हो गया है, प्रदीप सिंह का जवाब गलत हो गया है, सोनम का जवाब गलत है, रश्मि शर्मा का जवाब गलत है, सारिका सिंह का जवाब सही है। और कोई? अर्चना का जवाब गलत है, मुकेश का जवाब गलत है, विशाखा का जवाब सही है, कविता का जवाब गलत है, साक्षी का जवाब सही है, जागृति का जवाब गलत है। जी विशाखा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। नीतू का जवाब गलत है, रीता राज का सही है, तनु का सही है, चंचल का गलत है, शिवानी शुक्ला का सही है, देवव्रत शुक्ला का गलत है, दीपा शर्मा जी का सही है, लुइस जो है सांध्या का सही है, रितु कुमार जी का सही है, और सुषमालता यादव जी का गलत है। रंजना सिंह जी का जवाब गलत है, नीलम शर्मा जी का जवाब सही है, संजीत जायसवाल जी का जवाब सही है, नेहा सिंह जी थैंक गॉड आपने मेरा कमेंट रीड किया,
चलिए, यू आर मोस्ट वेलकम। अलका भगोरिया जी का जवाब सही है, प्रज्ञा मिश्रा जी का जवाब सही है, नीलम जायसवाल जी का जवाब सही है, और संध्या सिंह का जवाब गलत है, साधना सिंह का जवाब गलत है, साक्षी जी का जवाब सही है, दीपक कुमार खरवार जी ने जवाब में लिखा है मेरा सर, तो बिल्कुल ही गलत है। जागृति चतुर्वेदी जी सर, रजनी चौहान जी का जवाब गलत है, अखिलेश कुमार जी का जवाब गलत है, सीमा चौधरी जी का जवाब गलत है, अर्चना जी का सही है, बबीता गर्ग जी का सही है, पाकीजा जी का सही है, राजकुमार जी का जवाब विजिबल नहीं है, सहयोगिता जायसवाल जी का सही है, पुनीत का जवाब सही है। कितने लोगों का नाम मैंने ले लिया। जागृति ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया है। जी जागृति, रिप्लाई करिए ना फिर कि जवाब आपका सही है कि गलत है। एकता जी का जवाब बिल्कुल सही है, पंकज जी का गलत है, ममता रानी का सही है, नेहा पांडे जी का सही है। अब मैं भी बता दूं क्या है, पारुल चौधरी जी का जवाब गलत है। जी हिमांशी जी का जवाब गलत है, शोभा चौहान जी का सही है, पूजा पांडे का भी सही है, और साधना सिंह जी का भी सही है। राज रानी जी का भी जवाब सही है, ज्योति राज जी का भी सही है। बस करें, चलिए। विशाखा ने कह दिया अरे सर बस करिए। अरे मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ता हूं तो आप लोग के बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपका नाम क्यों नहीं लेते मम्मी, तो उनको भी खुश करने के लिए हमको जवाब पूछना पड़ता है। क्लियर? सो द राइट आंसर इज शेक्सपियर रीस्टोर्ड वाज रिटन बाय लुइस थियोबाल्ड। लुइस थियोबाल्ड ने शेक्सपियर रीस्टोर्ड लिखा था कब? व्हेन अलेक्जेंडर पोप एडिटेड शेक्सपियर प्लेस एंड मेक अ नंबर ऑफ फ्लॉज। बहुत सारी जब गलतियां कर दी तो इन रिस्पॉन्स टू अलेक्जेंडर पोप लुइस थियोबाल्ड रीरोट शेक्सपियर्स प्लेस अंडर द टाइटल शेक्सपियर रीस्टोर्ड। और अलेक्जेंडर पोप को बहुत गुस्सा आया और अलेक्जेंडर पोप देन रोट अ सटायर, और उस सटायर का नाम था द डंसियाड, और उस डंसियाड का हीरो बना दिया लुइस थियोबाल्ड को, और लुइस थियोबाल्ड को बताया कि ही इज द हेयर टू द किंगडम ऑफ डलनेस। राइट? इतने खतरनाक आदमी थे अलेक्जेंडर पोप। थे तो बहुत छोटे से आदमी, लेकिन जिंदगी में कभी किसी से पटी नहीं, सिर्फ सबसे झगड़ा करते रहे, और जिससे दोस्ती कर लेते थे उसी से झगड़ा इनका हो जाया करता था, और उसी को फिर सटायर करना शुरू कर देते थे, चाहे वो जोसेफ एडिसन ही रहे हो, चाहे रिचर्ड स्टील रहे हो, चाहे वो खुद से भी बहुत झगड़ा करते थे, और अपने अलावा सबको माइनर पोएट समझते थे। ये उनके ओवर स्मार्टनेस की प्रॉब्लम थी, और इसी वजह से पूरी जिंदगी वो सिर्फ लड़ते झगड़ते रहे और कभी शादी नहीं कर पाए। शादी करने वाले लोग कौन होते हैं? जो दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं। बस चलिए, उत्तर है इसका लुइस थियोबाल्ड। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन, Which of the following is not a Roman history play by Shakespeare? इस पर भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। Which of the following is not a Roman history play? रोमन हिस्ट्री प्ले कौन सा नहीं है शेक्सपियर का? जूलियस सीजर, टाइटस एंड्रोनिकस, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा एंड कोरियोलानस। 4 ऑप्शंस आपके दिए हैं। अमुद यादव जी, हिटलर कौन है भाई? अच्छा, हिटलर थे अलेक्जेंडर पोप। जी बिल्कुल। जूलियस सीजर, टाइटस एंड्रोनिकस, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा और कोरियोलानस, इनमें से कौन सा प्ले हिस्ट्री प्ले नहीं है और रोमन हिस्ट्री प्ले? इसमें सारे के सारे रोमन प्लेस तो हैं, एक प्ले ऐसा है जो हिस्ट्री प्ले नहीं है। जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा और कोरियोलानस, ये तीनों रोमन हिस्ट्री प्लेस हैं, और टाइटस एंड्रोनिकस, दो इट इज अ रोमन प्ले बट इट इज नॉट अ हिस्ट्री प्ले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमलेट इज आर्टिस्टिक फेलियर। ये किसने कहा था? ये आप सबको पता है कि हैमलेट इज आर्टिस्टिक फेलियर, ये टी.एस. एलियट ने कहा था। किस प्ले को उन्होंने बताया था कि ये सक्सेसफुल है? किस प्ले को उन्होंने बताया था कि ये आर्टिस्टिक सक्सेस है? ऑप्शंस आपके दिए हैं, हेनरी फोर्थ, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, कोरियोलानस एंड मैकबेथ। ये 4 ऑप्शंस हैं। कौन सा इसमें प्ले है जो आर्टिस्टिक सक्सेसफुल है?
आर्टिस्टिक फेलियर, तो हैमलेट। और आर्टिस्टिक सक्सेस कौन सा है, इसमें से बताना है हेनरी फोर्थ, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, कोरियोलानस और मैकबेथ। और इसका जवाब है कि कोरियोलानस और मैकबेथ दोनों आर्टिस्टिक सक्सेस हैं टीएस एलियट के हिसाब से। कोरियोलानस भी और मैकबेथ भी दोनों आर्टिस्टिक सक्सेस हैं, बट अगर दोनों में से एक के साथ जाना हो तो किसके साथ जाएंगे, तो आप पहले ऑप्शन दिया है सी, आप उसी के साथ जाएं। क्लियर, कोरियोलानस और मैकबेथ दोनों आर्टिस्टिक सक्सेस हैं। क्लियर, विलियम शेक्सपियर के। ऐसा किसको लगता है, ऐसा मिस्टर थॉमस स्टैंस इलियट को लगता है, उनके अपने ऐसे द हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉम ओ बेडलम इज द डिसगाइज्ड नेम ऑफ। टॉम ओ बेडलम किसका डिसगाइज्ड नेम है, अर्ल ऑफ केंट का, एडगर का, एडमंड का कि ग्लॉस्टर का। अर्ल ऑफ केंट, एडमंड, ग्लॉस्टर, एडगर, किसका डिसगाइज्ड नेम है टॉम ओ बेडलम। बताइए उत्तर फटाफट। जी साजिया जी बिल्कुल सही है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। जी बिल्कुल सही है। टॉम ओ बेडलम एडगर का सूडोनिम है, डिसगाइज्ड नेम है। जब वो टॉर्चर होने लगता है इन द हैंड्स ऑफ हिज हाफ ब्रदर एडमंड, और जब उसके फादर ग्लॉस्टर को भी परेशान करने लगता है एडमंड, देन ही चेंज हिज नेम, अपना नाम चेंज कर लेता है, डिसगाइज्ड हो जाता है और डिसगाइज्ड हो करके नाम रख लेता है टॉम ओ बेडलम। अगले प्ले पर चले, अगले क्वेश्चन पर। बोर होने लगेगा तो बता दीजिएगा, जितना जल्दी बोर होगे उतना जल्दी आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज द मोस्ट अनस्टेजेबल। इन प्लेज में से जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, रोमियो एंड जूलियट, एंटनी एंड क्लेपाट्रा, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और किंग लियर, इसमें से मोस्ट अनस्टेजेबल प्ले कौन सा है शेक्सपियर का। द मोस्ट अनस्टेजेबल प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। सर मैंने 3 महीने से शेक्सपियर को नहीं पढ़ा है, तो इरफान जी 20 दिन और मत पढ़िए, अब क्या जरूरत फालतू में उनको टच करने की। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज द मोस्ट अनस्टेजेबल, और मोस्ट अनस्टेजेबल प्ले जो शेक्सपियर का है वो चार्ल्स लैम्ब की नजर में किंग लियर है। किंग लियर में जो ग्लॉस्टर के साथ ट्रेजेडी होती है, ग्लॉस्टर की आंखें निकाल ली जाती हैं, और जब ग्लॉस्टर की आंखें निकाल ली जाती हैं, ऐसा लगता है चार्ल्स लैम्ब को स्टेज पर ये कैसे हो सकता है, ये तो मोस्ट अनस्टेजेबल प्ले है किंग लियर। राइट जी। अगला प्रश्न है आपका 12th नाइट से, और उसपे ये पूछा है कि 12th नाइट की सब टाइटल क्या है। 12th नाइट की सब टाइटल क्या है, और ये अभी तक का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर के सोनेट की राइम स्कीम को छोड़ करके, और सिंपलेस्ट क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप ही दीजिए। सर प्रणाम, क्लास ले रहा हूं सर। हाँ 5 मिनट में। ठीक ठीक ठीक।
ऑलराइट, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है व्हाट यू विल। 12th नाइट की जो सब टाइटल है उसका जवाब है व्हाट यू विल। अगला प्रश्न आज के लिए अब आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है। हु रोट द सोनेट शेक्सपियर? सबको इसका जवाब पता है कि हु रोट द सोनेट शेक्सपियर? तो मैथ्यू अर्नल्ड। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। राइट, आप बिल्कुल फ्री हो, दूसरे लोग हमारे क्वेश्चन का जवाब दें, आप जवाब नहीं देते और आपसे हम जवाब पूछते भी नहीं हैं। और ये है कौन सा? ये है मैथ्यू अर्नल्ड का सोनेट शेक्सपियर। क्लियर जी? मेरे फोन के बिना क्लास कंप्लीट नहीं होती, बहुत सारे आते हैं, दबाता रहता हूं, काटता रहता हूं, वीडियो कॉल आती है, उनको दिखाता भी रहता हूं मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते। इतनी मोहब्बत हमसे हो गई है लोगों को। अगला है जिसका जवाब मैं भी आपको बता दिया हूं कि नाहम टेट हु चेंज्ड द एंडिंग ऑफ किंग लियर बिलोंग्ड टू। नाहम टेट जिन्होंने किंग लियर की एंडिंग चेंज की थी वो किस पीरियड के थे? कैरोलिन पीरियड के, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के, कि एज ऑफ ड्राइडन के? राम सिंह जी, हार्डी की पोयम नहीं है वो। नाहम टेट ने किस जिन्होंने किंग लियर की एंडिंग को चेंज किया था वो किस एज से बिलोंग करते हैं? कैरोलिन पीरियड, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कि एज ऑफ ड्राइडन? इतने में से एक जवाब दीजिए। मजा आ गया क्लास में? चलिए, साधना जी को कुछ तो फायदा हुआ। बोर हो रहे थे आप लोग घर में बैठ करके, पढ़ पढ़ करके, कुछ तो आज मजा आया। और मजे के साथ आपने अपने आप को जज भी कर लिया, अपने आप को एनालाइज भी कर लिया कि आपको शेक्सपियर में कितने नंबर मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन दे दिया है हिस्ट्री से और आप सब के सब उसी में नाच रहे हो। सबका जवाब अभी तक जितने लोगों का आया है, एक दो को छोड़ करके सबका गलत है। हमने अभी आपको बताया था कि रेस्टोरेशन पीरियड ऐसा पीरियड था जहां पर शेक्सपियर के प्ले के साथ खूब छेड़खानी की गई, खूब सारी रीराइटिंग हुई, एंडिंग चेंज की गई, चीज़ें नई जोड़ी गई, उसमें एडिशन किया गया। और वो रेस्टोरेशन तो आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया है। आपको जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है टाइम पीरियड, वो आपको बता देता हूं कि कौन सा पीरियड कब का है, तब अभी आप उत्तर लगाओगे। अभी तो आप तुक्का लगा रहे हो। कैरोलिन पीरियड कब से कब तक शुरू होता है? कैरोलिन पीरियड जो है चार्ल्स फर्स्ट के पीरियड को कहा जाता है। और चार्ल्स फर्स्ट 1625 में किंग बने थे और 1649 में उनका असैसिनेशन कर दिया गया, उनको मार दिया गया। अगला ऑप्शन एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के एज को कहा जाता है। और ये सैमुअल जॉनसन का एज जो शुरू होता है वो पोप की डेथ के बाद शुरू होता है। ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। अगला ऑप्शन जो दिया है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ का एज वर्ड्सवर्थ के टाइम पर शुरू होगा और वो टाइम 1798 है, लिरिकल बैलेट से लेकर के वर्ड्सवर्थ की डेथ तक 1850 तक। और उसके बाद है एज ऑफ ड्राइडेन। एज ऑफ ड्राइडेन जो है 1660 से लेकर के और 1700 तक का है। और एज ऑफ ड्राइडेन को ही रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। अब आप उत्तर बताइए कि नाहम टेट किस एज के थे? अब तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नाहम टेट एज ऑफ ड्राइडेन के थे। इसका सही जवाब है
उत्तर डी। क्लियर? थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द क्लास। मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक को लेकर के और फिर उस पर ऐसे ही चर्चा करेंगे। देखिए, डिस्कशन क्लास का आपको फायदा ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको जो आपकी स्क्रीन पर है, उससे जुड़े हुए उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं आपको लगे हाथ बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन इधर उधर से कहीं से दूर से घूम फिर करके आए तो भी आप सही उत्तर सही समय पर लगा दें। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा पर्पस है। आप खूब मस्त रहिए, खूब एंजॉय करिए अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैप्पी प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आई होप कि आज की क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ आज के लिए गुड बाय करते हैं। फिर मिलेंगे वेरी सून। टेक केयर।